पूरा याद करा दूंगा, साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ना लगाओ अंदाजा हमारी से पूरा क्वेश्चन आएगा। यही 4-5 क्वेश्चन की चल रही, औरतों की सुनी नहीं जा रही कि यूं बैठ के ना लगाओ अंदाजा हमारी काबिलियत का, हम वो दरिया हैं जिधर चलेंगे रास्ता हो जाएगा। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल आई एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स के पहले चैप्टर पावर एंड शेयरिंग को ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट में पूरा का पूरा याद करा दूंगा, साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी करा दूंगा। और अगर 20 मिनट में ये चैप्टर न याद हो गया तो आना कमेंट सेक्शन में जो मन करे वो बोल के चले जाना। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं पावर शेयरिंग हम इस चैप्टरों के बारे में पढ़ने काहे जा रहे हैं। सुनो, एक तुम हो, एक तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे घर वाले में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके घर में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम अपने घर में चाहते हो कि मेरे घर में लड़ाई ना हो, मेरी बीबी, मेरे भाई की बीबी, सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। और तभी कहते हैं तरक्की भी तभी होती है जब सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो तुम ये चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि भैया मेरे घर में लड़ाई ना हो, मैं ऐसा क्या करूं। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं पावर शेयरिंग। जैसे कुछ घर रहते हैं, कुछ घरों में लड़ाई होती रहती है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें सारे लोग इकट्ठा रह के अच्छे से खाते हैं, बैठते हैं, साथ में काम करते हैं और उन्हीं लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं कि वो जो दो घर हैं वो हो जाती हैं कंट्रियां। और जब हम लोग पावर शेयरिंग को अच्छे से पढ़ लेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग एंड व्हाई वी नीड दिस। हमको क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। जिससे होता क्या है, जिस घर में पावर शेयरिंग नहीं है उस घर में अक्सर लड़ाइयां होंगी, और जिस घर में पावर शेयरिंग है वो सारे लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे, साथ में पूरे के पूरे इलाके पे उनका रुतबा रहेगा क्योंकि वो सारे के सारे एक हैं। तो चलो, इस चैप्टर में बेसिक हम दो कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं। एक रहता है हमारा श्रीलंका, एक रहता है हमारा बेल्जियम। श्रीलंका के बारे में तो तुमको पता ही होगा, श्रीलंका भारत के साथ फ्री में मिलने वाला एक कंट्री है जिसका मैप भारत के मैप के साथ फ्री में लगा हुआ नीचे पूंछ सा मिलता है। जैसे तुम्हारी बाबू के साथ तुम्हें दुख, टेंशन, दर्द, ये सारी चीजें मिलती हैं, वैसे ही भारत के नक्शे के साथ हमेशा आपको श्रीलंका का मैप भी मिलता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तुम लोग बेल्जियम के बारे में जानो। बेल्जियम एक कंट्री है। कहां की कंट्री है? कहां की कंट्री है बाबू साहब? यूरोप की। यूरोप नामक एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट हमारे कितने होते हैं तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है और बहुत छोटी है, मतलब हमारे प्रदेशों से तो बहुत छोटी। हरियाणा से एक एग्जांपल लेते हैं, कितनी है? इंडियन स्टेट हरियाणा के बराबर की है और पॉपुलेशन तो हरियाणा से भी कम है भैया। देखो ना, अबाउट 1 करोड़, विच इज अगेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अब ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो कुछ बॉर्डर ये अपना फ्रांस से करता है, कुछ नीदरलैंड से करता है, एंड साथ ही साथ में कुछ जर्मनी से करता है, और एक साइड इसके लग्जमबर्ग है। कौन कौन से? एक साइड फ्रांस है, एक साइड जर्मनी है, एक साइड नीदरलैंड है और एक साइड लग्जमबर्ग है। तो ये याद करके रखना कि ये किसके साथ बेल्जियम हमारा बॉर्डर शेयर करता है। तो 4 कंट्रियों के साथ। कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंच हो गई, जर्मनी हो गई, एंड साथ में कौन सी? नीदरलैंड हो गई, एंड साथ में आपकी कौन सी हो गई? लग्जमबर्ग हो गई। ठीक है, 4 कंट्रियों के साथ। यूरोप की एक कंट्री है, 4 कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और साथ में बेल्जियम की कैपिटल कहां पे है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। कहां पे है? ब्रसल्स है। अब एक कंट्री ये बेल्जियम है, एक हमारी ऐसी ही कंट्री, अब थोड़ा सा जानते जाओ, हम बहुत आसानी से समझा दूंगा। देखो, बेल्जियम एक कंट्री है जो 4 कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, साथ में इसमें यहां पे डिफरेंट रिलीजन के या डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, जो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे 1% जर्मनी बोलते हैं। कितने? 1% जर्मनी बोलते हैं। 59%, कितने परसेंट? 59%। देखो, अगर हम देखेंगे ना, तो जर्मनी कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 1%। कितने परसेंट? अभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, हाउ मेनी परसेंट इज आर पीपल स्पीक जर्मनी इन ब्रसल्स? देन 1%। ऑप्शन आ जाते हैं कभी कभी। ओ बाबू भैया, हाई का हो गया भाई। ठीक है, 1% बोलते हैं जर्मनी। उसके बाद कुछ लोग हमारी डचेस भी बोलते हैं। वो लोग कितना बोलते हैं? ओ भाई 59%। क्या हो रहा है? बचे हुए 40% क्या बोलते हैं बाबू भैया? फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं?
फ्रेंच। देखो ध्यान से देखो, 59% डच, फ्रेंच 40%, 1% जर्मनी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर देखोगे तो यहां पे सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन है? डच हैं, क्योंकि वो लोग कितने परसेंट है? बहुत ज्यादा, 59%। तो अब कुछ कंट्री में ऐसे होता है, जैसे कुछ एक घर लिया जहां पे मतलब एक तरीके के लोग हो गए और उनका सोच एक हो गया। जैसे एक घर है, वहां पे लड़कों लड़कों की चलती है, अगर लड़कों लड़कों की चल रही, औरतों की सुनी नहीं जा रही, तो नो डाउट घर में कलेश होगा, और घर में कलेश होगा तो मतलब उस घर की तरक्की नहीं होगी। लेकिन बेल्जियम वो वाला घर नहीं है। ये का होने लगता है भैया, ये बीच बीच में बाबू साहब, अबे का हो गया तेरे को? चलो जो भी होने देते, ठीक है। तो बेल्जियम ऐसी कंट्री नहीं है। बेल्जियम में 3 तरीके के लोग हैं, 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मनी बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग कहां पे आ जाते हैं? हम लोग आगे आते हैं तो फिर से देखते हैं। अब यहां की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स है। अब ब्रसल्स में क्या है? उल्टा है। देखो अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे बेल्जियम में कितने परसेंट? 59%, सबसे ज्यादा डच बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्रसल्स जाते हैं तो ब्रसल्स में मतलब वहां की कैपिटल में उल्टा हो जाता है। तो यहां पे 80% फ्रेंच वाले लोग हैं, 80% फ्रेंच वाले लोग हैं और 20% डच वाले लोग हैं। ठीक है, अब एक ये कंट्री हो गई, और दूसरी कंट्री हम लोग एक ले लेते हैं श्रीलंका, जहां पे 74% क्या बोलते हैं? सिन्हाला। एक लैंग्वेज है वहां की, सिन्हाला। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है? सिन्हाला। तो यहां पे 74% सिन्हाला बोलते हैं, और तमिल कितने परसेंट बोलते हैं? 18%। ठीक है, अब तमिल में क्या क्या है क्या कि तमिल में इंडियन कुछ तमिल हैं और कुछ वहां के प्रॉपर हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के भी कुछ लोग वहां पे बेसिकली गए हुए हैं। उन्होंने एक टाइम पे यहां से अपना प्रस्थान कर दिया है वहां पे। तो ये हो गया। अब इसमें जो 18% है ना बाबू भैया, इसमें 13% श्रीलंका के तमिल हैं और 5% जो इंडिया के गए हैं। ठीक है, अब अगर देखोगे तो यहां पे कितने हैं? श्रीलंका में कितने परसेंट लोग हैं जो सिन्हाला बोलते हैं? 74%। अब इस वाले घर में हमेशा कलेश हुआ है, और यही हम लोग को पढ़ना है। तो हुआ क्या श्रीलंका में? अगर देखोगे तो कितने कैटेगरी के लोग हुए? 3 कैटेगरी के। पहले जो प्रॉपर सिन्हाला लैंग्वेज के बोलते हैं, दूसरे कौन से? वो जो है श्रीलंका के तमिल हैं, तीसरे कौन से हैं? इंडियन तमिल है। तो जो श्रीलंका के तमिल है वो 13% है, इंडिया के तमिल है 5%, और बचे हुए 74% के आसपास वो सिन्हाला वाले हैं। अब इस कंट्री में क्या हुआ? इन्होंने राय सलाह अपने घर की औरतों से नहीं लिया, और इसी वजह से यहां पे कलेश देखने को मिलता है। अगर यहां पे देखोगे तो मेजॉरिटीनिज्म किसका हो जाता है? मेजॉरिटीनिज्म इन श्रीलंका किसका हो जाता है? सिंपल सी बात है, बोल दोगे भैया सिन्हाला के, क्योंकि सिन्हाला लोग कितने परसेंट हैं? सिन्हाला लोग यहां पे 74% हैं। तो इन्होंने क्या किया? श्रीलंका कब आजाद होता है? 1948 में, मतलब इंडिया से 1 साल बाद जस्ट आजाद होता है। कब आजाद होता है? 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है, और उसके बाद ये लोग अपनी गवर्नमेंट में ऐसा रूल ले आते हैं कि उसमें ये लोग तमिल, जो लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज तमिल थी, जो तमिल बोलते थे, उनको ये लोग 1% का हक भी नहीं दिए। पूरा का पूरा किसके फेवर में बना लिए? सिन्हाला। जो 74% थे ना, इन्होंने पूरा का पूरा अपना डोमिनेंट कर लिया, और अपने फेवर में सारे के सारे रूल और सारे के सारे लॉ बना लिए, और गवर्नमेंट में 1% भी अदर जो तमिल बोलते हैं उनको इन्होंने पार्टनरशिप नहीं दी। और यही कारण हुआ कि यहां पे बहुत सारी लड़ाइयां होती गई, और यहां पे सिविल वार छिड़ गया, जो कि कब बंद हुआ? 2008 के आसपास अभी बंद हुआ है। ठीक है, और यही कारण है कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि एक कंट्री श्रीलंका है जहां पे डिफरेंट तरीके के लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां लड़ाई हो रही है। एक कंट्री हमारी बेल्जियम है जहां पे डिफरेंट तरीके के लोग हैं हर जगह पे, लेकिन वहां पे प्यार भाव है और वहां पे कुछ ऐसी लड़ाई नहीं होती। तो इसीलिए पढ़ते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। अभी आगे देखो, इतना आई होप समझ आया होगा कि श्रीलंका में भी 3 तरीके के लोग हैं, और वहां पे भी 3 तरीके के लोग हैं। लेकिन बेल्जियम एक पीसफुल कंट्री है, और वहां पे स्टार्टिंग से ही सबको इक्वली राइट दिए गए हैं, सारी की सारी लैंग्वेज बोलने वालों को। लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए यहां पे लड़ाइयां हुई। चलो अब आगे देखते हैं। अगर और देखोगे तो सिन्हाला सुपरमेसी इन श्रीलंका, ये लोग क्या करते हैं वही बताया ना। देखो इन 1956, ये कब श्रीलंका आजाद कब हुआ? 1948 में आजाद हुआ, और इसने क्या किया? इन 1956 में अपना लॉ बनाए, जो भी बताया ना। एन एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज।
1956 में पहला तो ये लॉ लाया कि अपनी ही लैंग्वेज, हमारी सिर्फ सिन्हाला ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही एक कंट्री में अपना कोई जो डोमिनेंट रहेगा, जो ज्यादा मेजोरिटी रहेगी, जैसे वो सोचेगा कि मैं अपना प्रॉपर अपना ही, हमारी कास्ट को ही सब कुछ मिले, तो वहां पे पीसफुल से कुछ नहीं होगा, वहां पे पीसफुली चीजें चलेंगी नहीं, वहां पे सिविल वॉर की कंडीशन आएगी और मतलब वहां पे युद्ध छिड़ जाएगा। तो यहां पे भी वही हुआ कि 1956 में सिन्हाला ने ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना लिया एक एक्ट के थ्रू। दूसरा क्या किया, सिन्हाला वर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। सिन्हाला ने अपनी लैंग्वेज वाले बोलने वालों को यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में रिलैक्सेशन दे दिया। देयर रिलीजियन बुद्धिज्म वाज फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। मतलब हुआ क्या कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे दिए, जो बुद्धिज्म को फॉलो करेगा उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इन्होंने 3-4 चीजें कर ली अपने लिए। और देखो क्या कर लिया, ऑल दीज स्टेप्स मेड तमिल फेल्ट एलिनेटेड। सिंपल सी बात है, ये सारा चीज जो और लोग थे जो तमिल बोलने वाले थे, उन्होंने ये देखा और वहां पे सिविल वॉर की कंडीशन छिड़ गई, मतलब लड़ाई होने लगी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पीसफुल नहीं हुआ, क्योंकि सिन्हाला वालों ने सब कुछ अपने लिए किया और इसी के बाद यहां पे लड़ाई होने लगी। लेकिन जो बेल्जियम थी, बेल्जियम में अगर देखोगे तो बेल्जियम में ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेल्जियम में, अब बेल्जियम का देखो, बेल्जियम में थे तो अलग अलग कंट्री के, मतलब 59% लोग डच बोलते थे, 40% फ्रेंच बोलते थे, 1% जर्मनी बोलते थे। लेकिन यहां पे सबको इक्वली राइट दिया गया। इनफैक्ट सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर जो डच से सिलेक्ट किए गए, नंबर ऑफ मिनिस्टर जो हमारे जर्मन बोलने वाले थे, और नंबर ऑफ मिनिस्टर जो हमारे बचे हुए 40% हैं फ्रेंच, सारे के सारे मेंबर्स को पार्लियामेंट में, यूं कह लो कि मिनिस्ट्री में इक्वल सिलेक्ट किया गया। इस वजह से ब्रसल्स या बेल्जियम में सिविल वॉर की कंडीशन नहीं पैदा हुई और वहां पे पीसफुल बना रहा। तो एक ये कंडीशन हो जाती है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया कि सुपरमेसी कर ली और सुपरमेसी करने के बाद वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। अब आ जाता है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में तो सिन्हाला लैंग्वेज थी, वो सुपरमेसी अपना दिखाई, अपने अकॉर्डिंग सारा का सारा चीज कर ली, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर की कंडीशन आ गई और लड़ाइयां होती गई, और अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10 साल पहले ही खत्म हुई। 1956 से लड़ाई शुरू हुई, अभी खत्म हुई। लेकिन हम बेल्जियम से क्या सीखते हैं, बेल्जियम ने क्या एकोमोडेट किया। जैसे देखो, द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल, ठीक है, मतलब डिफरेंट कम्युनिटी को बहुत आराम से हैंडल किया। वही बताया ना, इन्होंने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया, सारी जो चाहे डच बोल रहा है, चाहे फ्रेंच बोल रहा है, चाहे बेल्जियम बोल रहा है, सबका इक्वली क्या बना दिया, सबके गवर्नमेंट में इक्वली मिनिस्टर बना दिए। पहला चीज किया। दूसरा क्या किया, जो ब्रसल्स है, ब्रसल्स में देखोगे तो ब्रसल्स में जो हमारी कैपिटल है वहां की ब्रसल, वहां पे 20% क्या है, 20% डच हैं, ठीक है, और 80% क्या है, हमारे फ्रेंच बोलने वाले हैं। और ब्रसल्स की क्या किया, ब्रसल्स की एक अलग गवर्नमेंट ही बना दिया। इस वजह से वहां पे लड़ाई वाली कंडीशन ही नहीं हुई। तो क्या किया, पहला क्या किया कि वहां पे सारी की सारी लैंग्वेज बोलने वालों के इक्वल मिनिस्टर्स कर दिए गए हर गवर्नमेंट में, ठीक है। और दूसरा क्या किया, जो ब्रसल्स थी, जो वहां की कैपिटल है, उसकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट बना दी गई। दूसरा किया, तीसरा स्टेट और सेंटर के बीच में एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई कि स्टेट पर सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं होगा, उतना ज्यादा इंटरफियर नहीं करेगी। तो ये 3 चीजें की और इसलिए बेल्जियम में पीसफुल तरीके से वहां पे कोई सिविल वॉर की कंडीशन नहीं आई। और इसीलिए क्यों नहीं आई, क्योंकि जो बेल्जियम था, इसने पावर ऑफ शेयरिंग का बखूबी यूज किया। क्या किया, पावर ऑफ शेयरिंग, पावर ऑफ शेयरिंग को बखूबी यूज किया, और इसी वजह से यहां पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं आई कि सिविल वॉर हो सके। आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। अब जैसे देखो क्या क्या एकोमोडेट किया। पहला तो द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम हैंडल्ड द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल। बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 4 टाइम्स। इन्होंने 1970 से लेकर के 1993 तक के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए, 4 बार चेंजेस किए। और उस चेंजेस में जो वहां की कास्ट थी, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मनी हो, तीनों को इक्वली राइट दिया। अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर, इन बिटवीन विच ईयर
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ऑन बेल्जियम, देन कह सकते हो 1970 टू 1993। तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है रिजल्टिंग इन अ न्यू मॉडल फॉर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, द बेल्जियम मॉडल इंक्लूडेड द फॉलोइंग। इसका एक रिजल्ट ये मिला कि यहां पे एक नए तरीके की गवर्नमेंट बनी और वहां पे चीजें पीसफुल तरीके से हो पाई। नेक्स्ट हमारा इसी का पॉइंट, और क्या किया बेल्जियम भैया ने, तो बेल्जियम ने वही किया जैसे बता दिया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ डच इन फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी इक्वल। यही तो बताया कि वहां पे भेदभाव नहीं किया गया। बेल्जियम ने क्या एकोमोडेट किया, वहां पे जो फ्रेंच बोल रहे हैं और चाहे वो फ्रेंच बोलें चाहे वो डच बोलें, दोनों के नंबर ऑफ मिनिस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा इक्वल रखा। ठीक है, क्या रखा बाबू भैया, इक्वल रखा। और साथ में सम स्पेशल लॉ नेसेसिटेट अप्रूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। एज अ रिजल्ट नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। इसी का एक इनको ये रिजल्ट मिलता है कि वहां पे कोई भी जो अदर लैंग्वेज वाले लोग थे उन्होंने कुछ लड़ाई नहीं की। रीजन, क्योंकि सारे को लोग सेटिस्फाई हैं, क्योंकि पहले सेंटर से इक्वली राइट मिल गया है, चाहे वो डच बोल रहा हो चाहे फ्रेंच बोल रहा हो। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेन चीज क्या की कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग करने वालों को नंबर ऑफ मिनिस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रखा। थर्ड क्या किया, द स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। वही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से एकदम अलग कर दिया। नेक्स्ट क्या कर दिया, ब्रसल्स जो वहां की कैपिटल थी उसकी एक अलग गवर्नमेंट है भाई, जो कैपिटल है उसकी एक अलग गवर्नमेंट बना दी। ये 4 स्टेप उन्होंने फॉलो करके अपने कंट्री में पीसफुल एक कंट्री बना दी। और वहीं श्रीलंका में क्या हुआ कि वहां पे लड़ाइयां होती रही, गृह युद्ध छिड़ा, सिविल वार हुआ, और वो अभी कब बंद हुआ, अभी कुछ दिन पहले बंद हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन एडिशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्टिकुलर। और फोर्थ चीज इन्होंने क्या की कि इन्होंने एक प्रॉपर रिलीजियन गवर्नमेंट बना दी, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी जो प्रॉपर, जैसे सपोज दैट एक डच की बन गई एक फ्रेंच की बन गई। जो डच की गवर्नमेंट जो बनेगी वो डच के लोगों द्वारा ही सिलेक्ट होगी और वो डच वाले लोगों के लिए काम करेगी, और जो फ्रेंच वाली है वो फ्रेंच वालों के द्वारा ही सिलेक्ट होगी और फ्रेंच वालों के लिए काम करेगी। तो ये चीजें करके बेल्जियम भैया जीत जाते हैं, और जो बेल्जियम वाला घर रहता है उसके घर में तरक्की हो जाती है। और श्रीलंका क्या करता है, वो लड़ाई करता रहता है और उसके घर में तरक्की नहीं होती है। यही कारण है कि 2 घर है तो दोनों में कौन पीसफुल हुआ, जहां पे महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल राइट मिल गया और सारे के सारे लोग मिल करके एक दूसरे से सोच विचार के काम कर रहे हैं और वो पीसफुल हो गया, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो श्रीलंका जैसा घर होगा जहां पे जो थोड़े से ज्यादा सोचेंगे कि भैया हम ही ज्यादा है तो हम ही रूल करेंगे, तो वहां पे फिर लड़ाई वाली कंडीशन आ गई और इसीलिए श्रीलंका में सिविल वार हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। क्यों डिजायरेबल है, मतलब अब इंपॉर्टेंस में आ जाता है तो क्यों इंपॉर्टेंस है, सिंपल सा है। पावर शेयरिंग हमें इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पीसफुल अपनी कंट्री को बनाना है और साथ में ग्रो करना है, डेवलपमेंट के लिए, सारी चीजों के लिए हमें जरूरी है। तो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, पावर शेयरिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज इट रिड्यूस द लाइकहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स या फिर डिफरेंट जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है उससे बचाने को रोकती है। Another reason is that a democratic rule implies sharing power with those who are affected by it and who must live with its consequences। ठीक है, और साथ में ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, इट्स रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, एंड साथ में ये किस लिए जरूरी है हमको, डेमोक्रेटिक, एक जहां पे डेमोक्रेसी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी जरूरी है। तो दूसरा ये हो जाता है कि ये डिजायरेबल क्यों है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम लोग देखते हैं कितने तरीके की पावर शेयरिंग होती है। तो देखो, पहली तो हमारी हो जाती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसको हम लोग एक ग्रुप से बोलते हैं। जैसे एक हमारी आ जाती है, यहां से देखो, एक हमारी होती है जैसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जब हम लोग लेंगे तो ऐसे लेबल डिफरेंट लेबल रहेंगे। ये यहां पे हमारी आ जाती है लेजिस्लेटिव, क्या आ जाती है, लेजिस्लेटिव। यहां पे हमारी आ जाती है जुडिशरी, यहां पे हमारी आ जाती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पे रह के और सबका अपना प्रॉपर वर्क है और सब अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। तो कितने, अगर हम देखेंगे तो
हमारे कितने उसमें से हम लोग कर सकते हैं, कितने फॉर्म्स हैं? तो सिंपल सा, कितने फॉर्म्स हैं? पहला क्या हो जाता है, जब हमारा पहला देखेंगे ना बाबू भैया, व्हेन पावर इज शेयर्ड among the various component of government such as the executive, legislature and judiciary। यही तो बताया कि जब हम एक ही हॉरिजॉन्टली में ला करके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी को एक ही लेवल पे रख के उनके बीच में हम इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब एक हमारी पावर शेयरिंग ये हो जाती है, और तीनों अपना प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल इंडिया ही देख सकते हो, ठीक है। जुडिशरी, दिस इज रेफर्ड टू द एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंडिया इज वन ऑफ सच एग्जांपल। इंडिया में देख सकते हो, जैसे इंडिया में तीन चीजें हैं। एक है जुडिशरी का काम क्या है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो भैया सीधी सी बात है, न्याय देता है। एक होता है हमारा लेजिस्लेचर, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव क्या कराती है, चीजों को बना, मतलब जैसे संसद है, संसद हमारी लेजिस्लेचर हो गई, वो क्या करेगी, एक नया रूल बना दी, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम है रूल बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है, उस चीज को लागू करना, और जुडिशरी का काम क्या है, जो नहीं लागू करने पे फॉलो कर रहा हूं चीजों को, उसको दंड देना। तो तीनों का अपना काम है, एक बना रही संसद, अपना कानून बना दी, पुलिस अपना काम उस चीज को लागू कराएगी, और साथ जुडिशरी क्या है, देखेगी कि कौन न्याय कर रहा, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सही है कौन गलत है, जो नहीं करेगी उसको पनिश करेगी। तो तीनों का अपना वर्क हो जाता है। दूसरा फॉर्म देखो, पहला आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका इंडिया देख सकते हो। दूसरा हमारा होता है फेडरल, एक होता है, ठीक है, फेडरल में भी इंडिया ले सकते हैं, ठीक है। फेडरल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग पावर्स आल्सो नोन एज अ फेडरल गवर्नमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल गवर्नमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल। जैसे देखो फेडरल कैसे कर सकते हैं, या इसी को हम वर्टिकल कैसे बोलेंगे, सिंपल सा, यहां स्टेट आ गया, ठीक है, यहां पे स्टेट है, यहां पे हमारा क्या आ जाता है, सेंटर आ जाता है, सेंटर, ठीक है। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, और यहां पे कौन सी हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। और नीचे हमारे ये हो गए, अब नीचे हमारे इसी के नीचे फिर कौन से आ जाती हैं, फिर हमारे जैसे इसी के नीचे देखो कि तो जिला पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम पंचायत, ऐसे करके हमारे आ जाते हैं। फिर जिला पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, फिर उसी ब्लॉक आ जाता है, फिर उसी के नीचे ग्राम पंचायत। तो अगर देखोगे तो ये हमारे एक कैसे वर्टिकल है, मतलब सबसे नीचे जो गांव का स्तर है, गांव के लेवल पे सबसे अकाउंटेबल कौन होगा चीजों को करने का, उसका होगा ग्राम प्रधान। फिर उसके ऊपर ब्लॉक आता है तो ब्लॉक प्रमुख, फिर जिला पंचायत, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये पावर से, मतलब सेंटर से रिलेटेड काम कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट से रिलेटेड कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और दोनों एक दूसरे के काम पे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, अपना फ्री है, अपने अकॉर्डिंग काम करें और अपने अकॉर्डिंग चीजों के लिए अकाउंटेबल रहें, कि कल कोई पूछेगा कौन कराया तो बोलेगा फलानी गवर्नमेंट कराइए। तो ये हो जाता है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, सिंपल सा, ऊपर से नीचे तक पावर सबकी अलग अलग बटी रहती है, और सारे लोग अपने अकॉर्डिंग काम कराते हैं, जो जिसके अंडर आता है उसी के पास पावर रहती है उससे रिलेटेड। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है। अब इसमें भी इंडिया ले सकते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में। जैसे देखो हमारे, अगर हम अपने स्टेट में देखेंगे तो कौन है, मुख्यमंत्री भैया हैं हमारे, योगी बाबा जी हैं, उसके ऊपर मोदी जी हैं, और अगर हम अपने गांव के आसपास करेंगे तो प्रधान हो गया, उससे ऊपर ब्लॉक प्रमुख हो गया, ऐसे करके ये हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो वर्टिकल गवर्नमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, इन अ विच पावर इज शेयर्ड विद इन द गवर्नमेंट बट एट डिफरेंट लेवल। वही लेवल दी तो तुमको बताए, ये जो लेवल है ये सारे के सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, फिर आ जाता है जिला लेवल का, फिर आ जाता है ब्लॉक लेवल, फिर ग्राम पंचायत का लेवल, ठीक है। एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट, वन सच एग्जांपल इज द यूनाइटेड स्टेट। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, यूएस भी ले। फेडरल का प्रॉपर अगर देखोगे तो वो है यूएस, लेकिन इंडिया में देखोगे तो इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, साथ में अगर देखोगे तो वर्टिकल पावर भी शेयर है, वर्टिकल भी शेयर है, हॉरिजॉन्टल भी शेयर है। लेकिन फेडरल का सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, फेडरल का सबसे अच्छा एग्जांपल यूएस है, और यूएस तो है साथ में इंडिया भी है, लेकिन इंडिया में सारी की सारी चीजें लागू होती हैं, ठीक है। यूएस में पता है क्या होता है, यूएस में स्टेट रहता है, स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट रहती है, और सबका चीफ एक है हमारे ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसका सबसे थर्ड क्या है, जहां जैसे सपोज दैट एक कंट्री है, अब उस कंट्री में क्या करो, जो डिफरेंट ग्रुप हैं रिलीजियस के, धर्म के, उनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जैसे इसका अच्छा सबसे एग्जांपल है तो बेल्जियम ही हमारा, और क्या, बेल्जियम इज अ वेरी, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका बेल्जियम है।
ठीक है। डिफरेंट सोशल ग्रुप का सबसे अच्छा एग्जांपल बेल्जियम है। यहां पे क्या होता है, जिसके जितने, सपोज दैट यहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग हैं, तो सारे के सारे लैंग्वेज बोलने वाले से सेम मिनिस्टर सेलेक्ट करके सेंट्रल की गवर्नमेंट बना दो, और उसी में क्या होगा कि कंफ्लिक्ट नहीं होगा और उनके बीच में चीजें आसानी से चलती रहेंगी। जैसे देखो, different social groups such as religious and linguistic group many shares power the Belgium, इसका सबसे अच्छा Belgium model of the community government as a good example for this। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ए भैया आजा, क्या हो रहा है, एंड नेक्स्ट हमारा पावर शेयरिंग आ जाता है किसके किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में और प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो वर्क करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, आगे चल के हम पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी प्रॉपर यूपीएससी कर रहा था, पढ़ रहा। ठीक है। तो फोर्थ आ जाता है, फोर्थ वाला बहुत कम ही देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पावर प्रेशर ग्रुप के बीच में डिवाइडेड है, तो ये हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ हो गया। नेक्स्ट अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे देखो एक क्वेश्चन क्या है, इन बेल्जियम आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 5% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक। अरे क्या बोलते हैं भैया, ये जो 59% वाले लोग क्या हैं, क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा यार 59% क्या बोलते हैं, 59% डच बोलते हैं, और फ्रेंच कितने परसेंट बोलते हैं, 40% बोलते हैं, और जर्मन वाले कितने परसेंट, 1% है। बस ये याद कर लो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट हमारा जाता है, नेक्स्ट in the island nation of Sri Lanka the Sri Lankan Tamil population is concentrated in dash of the country। तो कहां पे हैं, तो सिंपल सा बताओ भैया कहां पे हैं, साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है नॉर्थ एंड ईस्ट। ये कुछ हो जाते हैं हमारे एमसीक्यूज। अब इसके कुछ लॉन्ग आंसर देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। जैसे पहला देखो, एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, मतलब वहां के कंपोजिशन क्या क्या हैं जो पूरे के पूरे बेल्जियम के। तो सिंपल सा, पहले तो लैंग्वेज वाले हो जाते हैं, मतलब सिंपल सा वहां पे लैंग्वेज रिलेटेड ही लोगों को एथनिक कंपोजिशन क्या क्या है। तो पहला देखो लैंग्वेज से ही रिलेटेड, जैसे 59% वहां पे डच है, तो देखो इट हैज two main languages, that is Dutch and French of the country। 59% live in the Flemish region and speak Dutch language। next आ जाता है 40% people of Belgium live in the Wallonia region and speak French। the remaining 1% speak German। ये दो हो गए। next आ जाता है in the capital city, कैपिटल में उल्टा है, जो पूरी कंट्री में ज्यादा है वो कैपिटल में कम है, मतलब डचेस कम है। तो देखो कंट्री में क्या है, 20% ही डच है और 80% जो हमारे हैं, 80% क्या है, जो फ्रेंच है। नेक्स्ट आ जाता है द माइनॉरिटी कौन से, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर मोर रिच एंड पावरफुल देन द डच स्पीकिंग पीपल। और साथ में अगर फोर्थ वहां का एथनिक रीजन देखेंगे तो जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी किसकी है, 40%। कौन है 40% में, फ्रेंच है। और फ्रेंच क्या है, फ्रेंच उनसे ज्यादा अमीर हैं जो वहां पे 59% हैं डच, उनसे ज्यादा अमीर फ्रेंच हैं। तो ये हो जाते हैं 4 एथनिक रीजन। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। तो सिंपल सा है, पहला तो क्या क्या है, अरे सिंपल सा यार वहां की गवर्नमेंट इक्वली सबको, इक्वली पार्लियामेंट में ये करो मिनिस्टर बनाइए सबको, इक्वल डच को, इक्वल फ्रेंच को, इक्वल डच को, इक्वल फ्रेंच को। देखो The Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in the central government। क्या है, पहला क्या है यहाँ का कंपोजिशन मेन हो जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो चाहे डच के हैं अब या फिर वो फ्रेंच के हैं, इक्वली नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा क्या हो जाता है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। देखो मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिव्स टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी पावर है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ही अलग है, स्टेट का अपना अलग पावर है, सेंट्रल का अपना अलग पावर है। और यही देके रखिए कि सेंट्रल को वाली गवर्नमेंट स्टेट वाली गवर्नमेंट को अलग पावर देके रखिए। नेक्स्ट आ जाता है ब्रसल्स द कैपिटल, और ब्रसल्स की अपनी ओन गवर्नमेंट है वहां की कैपिटल की। बेल्जियम हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिस्क्राइब द वे इन विच पावर कैन बी सेवर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। कितने कितने लेवल पे की जा सकती, देख लो भैया। सिंपल सा, पहला पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल सा है। जुडिशरी का अलग हो गया, लेजिस्लेचर का अलग हो गया, ऐसे करके हम कर सकते हैं। जैसे देखो पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, नॉन ऑफ दिस ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर सच एज ईच ऑर्गन चेक द अदर्स।
ठीक है, पहला हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर कैन बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हो जाता है कि फेडरल में क्या होता है, सेंटर की अपनी अलग गवर्नमेंट है, स्टेट की अपनी अलग है, उसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। नेक्स्ट आ जाता है पावर मेनी बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस, जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा बेल्जियम कि एक प्रॉपर रिलीजियस वाले को अलग पावर दे दी गई है और साथ में जो अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको अलग पावर दे दी गई है। तो ये कुछ हो जाता है, ऐसे करके लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इवेल्युएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। अगर इंडिया में देखोगे इवेल्युएट करना है तो सिंपल सा, इंडिया तो भैया बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी डिफरेंट तरीके के लोग हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम, कुछ लोग हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर क्रिश्चियन है, यहाँ पे बुद्धिज्म है, सारे के सारे धर्म के हैं, बट फिर भी इंडिया में पीसफुल है। ठीक है, अब जैसे देखो पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वेज, जैसे इन इंडिया पावर बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इन इंडिया पावर इज शेयर्ड अमंग द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे सारा चीज है। अब तुम लोग को पीछे लगा होगा कि भैया तो वैसे बता दिए कि फेडरल गवर्नमेंट तो यूएस में, लेकिन इंडिया में भी आगे चल के पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इंडिया में है तो फेडरल सिस्टम, बट अगर उसकी सोल देखेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट आती है, यूनिटरी जिसे बोलते हो। ठीक है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड इनटू म्युनिसिपल पार्टी एंड पंचायत, जो बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है इन इंडिया 3 आर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ वुमेन एंड, सिंपल सा हमारे इंडिया की गवर्नमेंट में क्या किया गया है, जो वुमेन है लेडीजों के लिए अलग से सीटों को रिजर्व करके रखा गया और साथ में उन लोगों के लिए जो बहुत पिछड़े हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट आ जाता है इन इंडिया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे होता है अगर कुछ भी गलत होता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उसी प्रोटेस्ट के लिए बोला गया कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे ग्रुप है जो वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसाइडरिंग देयर लोकेशन साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। अब कंपेयर कर लो, यही तुम्हें शुरू में ही तो कंपेयर करा दिया था कि बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर करोगे तो श्रीलंका में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, सिविल वार की कंडीशन जनरेट होती है क्योंकि वहाँ के लोग डोमिनेट करना चाहते थे, जो सिन्हाला वाले लोग थे, और इसी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसी की वजह से वो लोग पीछे रह गए और वहाँ पे होम वॉर छिड़ गया, गृह युद्ध बन गया। ठीक है, बट बेल्जियम ने बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल किया और वहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये थे कुछ क्वेश्चन, कंपेयर हाउ बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डील विथ कल्चरल डाइवर्सिटी। श्रीलंका ने तो बहुत घटिया तरीके से किया, बाकी बेल्जियम ने बहुत अच्छे से किया। बेल्जियम डील विथ कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रू मीजर द नंबर ऑफ डचेस एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो जाता है, सिंपल सा है, बस यही है। और यहां से हम लोग इस चैप्टर को करते हैं खत्म और यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा, यही 4-5 क्वेश्चन है, देख लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 1 से 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी क्लास आपको आ जाएगी, कल पॉलिटिकल की भी आ जाएंगी और कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और उसी में से पूरा का पूरा आपका पेपर आएगा, लिख के रख लो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।